मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा M.A. पूर्वार्ध हिंदी प्राचीन काव्य एवं B.A. प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो हिंदी के आदिकाल की एक महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना की प्रामाणिकता को लेकर हिंदी साहित्य में विद्वानों के कई दल खड़े हो गए। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह एक अप्रामाणिक और संदिग्ध रचना है। कुछ विद्वान इसको प्रामाणिक मानते हैं, इसमें ऐतिहासिक तत्व का वास मानते हैं, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं। इस विषय पर हम आज चर्चा करते हैं। BA प्रथम वर्ष में भी पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का एक सर्ग है। उस सर्ग के अंश पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, इसलिए BA प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए भी यह उपयोगी है। सर्वप्रथम अपने बात करते हैं रासो शब्द पर। देखिए, आदिकाल के वीर गाथात्मक ग्रंथों का नाम प्रायः रासो दिया गया है, परंतु यह रासो शब्द किस अर्थ का वाचक है, इस पर भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है। गारसाद तासी ये फ्रांसीसी विद्वान हुए। इन्होंने हिंदुस्तानी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में इन्होंने यह स्वीकार किया है कि राजसू या राजसूय शब्द से बिगड़कर रासो शब्द बना है। तो दूसरा मत है कविराज श्यामलदास का और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का। इन्होंने रासो शब्द का विकास रहस्य शब्द से माना है। तीसरा मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का उद्भव रसायन से माना और उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर वीरगाथा काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिनकी या तो प्रतियां मिलती है या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है, वे ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बताते हैं, पर विशलदेव रासो में काव्य अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन शब्द को रासो का मूल मानते हैं। एक मत है रास शब्द से। रास शब्द जो है वही रासो शब्द बन गया। काशी नागरी प्रचारिणी सभा में पृथ्वीराज रासो की भूमिका में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रासो शब्द का उद्भव रास से स्वीकार किया है और लिखा है कि रासो मूलतः गान युक्त नृत्य विशेष से क्रमशः विकसित होते होते उपरूपक और फिर उपरूपक से वीर रस के पद्यात्मक प्रबंधों में परिणत हो गया। उक्त गान युक्त नृत्य विशेष से तात्पर्य रास से है। रास ब्रज प्रांत का महत्वपूर्ण अभिनय है। उत्तर भारत में सर्वत्र रास लीला का प्रचलन मिलता है। गीत नृत्य के साथ रास रचाने का उल्लेख हमारे ग्रंथ श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। कृष्ण और राधा की रास लीला हमारे लिए अपरिचित नहीं, अतः रास शब्द से ही रासों का विकास हुआ होगा। ये डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द का विकास संस्कृत के रासक शब्द से माना है। रासक का उल्लेख संस्कृत के 18 उपरूपकों में मिलता है।
अतः यह एक उपरूपक होता है जिसमें एक अंक होता है जो हास्य रस प्रधान होता है, और जिसमें नायक मूर्ख और नायिका चतुर होती है, जिसमें सूत्रधार नहीं होता। परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका संबंध हेमचंद्र के काव्यानुशासन में उल्लिखित रासक से स्थापित किया है और लिखा है कि पृथ्वीराज रासो चरित काव्य तो है ही, वह रासो या रासक भी है। हेमचंद्र ने काव्यानुशासन में रासक को गेय रूपक माना है। ये गेय रूपक 3 प्रकार के होते थे: मसृण अर्थात कोमल, उद्धत और मिश्र। रासक मिश्र गेय रूपक है। रासक आरंभ में एक प्रकार के उद्धत प्रयोग प्रधान गेय रूपक को कहते थे, जिसमें थोड़ा बहुत मसृण या कोमल प्रयोग भी मिले होते थे। पृथ्वीराज रासो आरंभ में ऐसा कथा काव्य था जो प्रधान रूप से उद्धत प्रयोग युक्त गेय रूपक था। उसमें कथाओं के भी लक्षण थे और रासकों के भी। जिस प्रकार विलास नाम देकर चरित काव्य लिखे गए, रूपक नाम देकर चरित काव्य लिखे गए, उसी प्रकार रासो या रासक नाम देकर भी चरित काव्य लिखे गए। इस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत काफी प्रामाणिक है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी रासक से ही इसकी व्युत्पत्ति मानी। एक मत है पंडित हरप्रसाद शास्त्री का। वे राज यश शब्द से रासों का विकास मानते हैं। संभवतः राज यश का अपभ्रंश रूप रायसा रहा होगा और उसी रायसा से रासो बना होगा। देखिए, इन सभी मतों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि न तो रासो शब्द राज सुये से बना है और न रहस्य का एक अपभ्रंश रूप है, न इसका विकास रसायन से हुआ है और न रास से विकसित मान सकते हैं, और न यह राजयंश का अपभ्रंश है। अपितु यह रासो शब्द संस्कृत के रासक शब्द से ही बना है, क्योंकि इसका ज्वलंत प्रमाण अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक ग्रंथ है। संदेश रासक का श्री गणेश जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार रासो ग्रंथों का भी आरंभ होता है। यद्यपि संदेश रासक में युद्ध का वर्णन नहीं मिलता, किंतु वह उद्धत प्रयोग प्रधान गेय रूपक है। इसी का आगे विकास हुआ है। पहले रासो काव्यों की रचना उद्धत प्रयोग प्रधान गेय रूपकों के रूप में हुई होगी। धीरे धीरे उनमें युद्ध और प्रेम का वर्णन होने लगा और फिर यह रासों की परंपरा चल पड़ी। इसके लिए संदेश रासक में आया हुआ रासव शब्द भी उल्लेखनीय है। वहाँ लिखा है कि कह बहरू वीणी वरऊ रासव भाषियई। इस पंक्ति में रासव शब्द रासक का ही अपभ्रंश रूप है। अतः रासक शब्द से ही रासों की व्युत्पत्ति मानने संगत है। अब अपने आते हैं पृथ्वीराज रासों पर। महाकवि चंदवरदाई रचित पृथ्वीराज रासो एक विशाल प्रबंध काव्य है। हिंदी में सबसे पहले नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित इस रासों में 69 समय अथवा सर्ग है, 69, और यह लगभग 2500 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ है। अब इस ग्रंथ का प्रकाशन राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के ओर से 4 भागों में हो चुका है और इसके संपादक कविराव मोहन सिंह है। इसमें आदि कथा से लेकर पृथ्वीराज और साहबुद्दीन गौरी के अंतिम युद्ध एवं पृथ्वीराज के स्वर्गवास तक की कथा केवल 61 समयों में दी गई है। इसका आरंभ संवाद के रूप में हुआ है, जिनमें कवि चंद और उनकी पत्नी में प्रेम पूर्वक विवाद छिड़ जाता है। कवि कहता है कि मैं दिल्ली पति के गुण और कीर्ति का आदि से अंत तक संपूर्ण रूप से वर्णन करूंगा, परंतु उनकी पत्नी यह कहती है कि हे चतुर स्वामी, आप मन में ईश्वर का चिंतन कीजिए। हे कवि, उसके सामने दिल्ली नरेश चौहान की कीर्ति क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं है। मानव शरीरधारी को मन से
हरिरस का ही लाभ लेना चाहिए। इसके पश्चात संवत 2020 विक्रम में सन 1963 में पृथ्वीराज रासव का एक सर्वथा नवीन और वैज्ञानिक संस्करण साहित्य सदन चिरगांव झांसी से प्रकाशित हुआ, जिसका पाठालोचन आचार्य माता प्रसाद गुप्त ने किया। इसमें केवल 12 सर्ग है और मंगलाचरण से लेकर साबुद्दीन और पृथ्वीराज के अंत तक सारी कथा 628 पृष्ठों में दी गई है। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आदि महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। तो पहले तो इस ग्रंथ का संपूर्ण हिंदी क्षेत्र में बड़ा आदर और सम्मान था, और संयोगिता स्वयंवर और पृथ्वीराज द्वारा गौरी वध की कथाएं इतनी प्रचलित थी कि इन कथाओं के आधार पर बहुत से नाटकों का निर्माण हो गया और कितनी ही कंपनियों द्वारा उनका अभिनय भी बड़ी लगन के साथ किया गया। किंतु 1805 में एक घटना घटी। सन 1805 में राजस्थान में कुछ हस्तलिखित प्रतियों की खोज करते करते डॉक्टर बुलर को कश्मीर में जयानक कवि द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत महाकाव्य, जो शारदा लिपि में लिखा हुआ था, वो प्राप्त हुआ। इस ग्रंथ पर, पृथ्वीराज विजय पर, द्वितीय राज तरंगिणी के कर्ता जॉन राज की टीका भी मिली। इस ग्रंथ के आधार पर जब डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो की परीक्षा कराई, तब यह एक अनैतिहासिक और अप्रामाणिक ग्रंथ ज्ञात हुआ। इसी को आधार बनाकर प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने यहाँ तक लिख दिया कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। उसमें राजपूतों की उत्पत्ति की कथा, चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता, भाई बहन, पुत्र और रानियों आदि के विषय की कथाएं और बहुत सी घटनाओं के संवत अशुद्ध और कल्पित है। इसके पश्चात रासो की प्रामाणिकता पर संदेह होने लगा। कितने ही विद्वान इसको अप्रामाणिक और जाली सिद्ध करने का प्रयत्न करने लगे और विद्वान 3 भागों में विभाजित हो गए। सबसे अधिक विद्वान हैं अप्रामाणिक और जाली मानने वाले। इन विद्वानों में जोधपुर के कवि राजा मुरारीदान, उदयपुर के कवि राजा श्यामलदान, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद, श्री गौरी शंकर हीराचंद ओझा, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन सब ने 4 बातों को लेकर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक सिद्ध किया। पहली बात है ऐतिहासिक तथ्य संबंधी अशुद्धियां। पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की वंशावली का जो वर्णन मिलता है वह सर्वथा जान पड़ता है, सर्वथा अनर्गल जान पड़ता है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में जिन 44 नामों का उल्लेख किया गया है उनमें से केवल 7 नाम ही बिजोलिया के शिलालेख और जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में मिलते हैं। शेष नाम कपोल कल्पित है। ऐतिहासिक तथ्यों में दूसरी बात कि पृथ्वीराज रासो में चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ द्वारा रचे हुए यज्ञ कुंड से बताई गई है, जबकि पृथ्वीराज विजय में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है, जिसकी पुष्टि अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े की मस्जिद से प्राप्त शिलालेख से होती है और चौहान सूर्यवंशी बताए गए हैं उसमें। तीसरा तर्क यह है कि रासो में पृथ्वीराज की माता का नाम कमला है और उसे दिल्ली के राजा आनंगपाल की पुत्री बताया गया है, परंतु हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी दिया हुआ है और उसे त्रिपुरी के हेहय्य वंशी राजा तेजल या अचल राय की पुत्री कहा गया है।
चौथा तर्क है कि रासो में पृथ्वीराज को 11 वर्ष की अवस्था से लेकर 36 वर्ष की अवस्था तक 14 विवाह करते हुए बताया गया है, जबकि ऐतिहासिक तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज केवल 30 वर्ष की अवस्था तक ही जीवित रहे और 11 वर्ष की अवस्था में पृथ्वीराज ने मंडोर के जिस राजा पड़िहार नाहर राय की पुत्री से विवाह किया, वह राजा नाहर राय पृथ्वीराज से कई 100 वर्ष पहले हुआ था। एक और आधार है कि रासो में पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह मेवाड़ के राणा समर सिंह के साथ बताया गया है और लिखा है कि यह राणा समर सिंह साबुद्दीन गौरी के साथ युद्ध में मारा गया था। पर समर सिंह के संबंध में 8 शिलालेख से यह पता चलता है कि एक राजा समर सिंह 1330 विक्रम में, दूसरा राजा समर सिंह 1358 विक्रम में हुआ। इससे स्पष्ट है कि राजा समर सिंह द्वितीय पृथ्वीराज की मृत्यु के लगभग 109 वर्ष बाद तथा पहला 81 वर्ष पश्चात हुआ। ऐसी दशा में पृथ्वीराज की बहन के विवाह की कथा भी कपोल कल्पित जान पड़ती है। छठा तर्क यह है कि रासो में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की मृत्यु गुजरात के राजा भीम द्वारा बताई गई है और लिखा है कि अपने पिता का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज ने गुजरात पर चढ़ाई की और भीमदेव को मारा। ये बात अनर्गल है क्योंकि प्रबंध कोश और शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि सोमेश्वर की मृत्यु 1236 विक्रम में हुई थी और भीमदेव 1235 विक्रम में बिल्कुल बाल्यावस्था में ही गुजरात की गद्दी पर बैठा था। इतनी छोटी अवस्था में भीमदेव कभी सोमेश्वर का वध नहीं कर सकता। और यह भी पता चलता है कि राजा भीम पृथ्वीराज की मृत्यु के 50 वर्ष बाद तक जीवित रहा। सातवां तर्क यह है कि रासो में कन्नौज के राजा जयचंद के राजसूय यज्ञ और संयोगिता स्वयंवर की कथा का बड़े विस्तार से वर्णन है, परंतु इसका उल्लेख न तो तत्कालीन शिलालेखों में मिलता है और न पृथ्वीराज विजय और अन्य ग्रंथों में मिलता है। तो यह कथा भी पूर्णतया कपोल कल्पित मालूम पड़ती है। आठवां तर्क यह है कि रासो में लिखा है कि दिल्ली के राजा अनंगपाल ने अपने दोहिते पृथ्वीराज को गोद लेकर 1138 विक्रम में उसे दिल्ली का राज्य दे दिया, परंतु इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि दिल्ली का राज्य विशल देव ने पृथ्वीराज के पूर्व ही अपने राज्य में मिला लिया था। नौवां तर्क यह है कि रासो में साबुद्दीन गौरी का वध पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण द्वारा गजनी में होना बताया गया है, पर इतिहास इस बात का साक्षी है कि साबुद्दीन गौरी गख्खरों के हाथों संवत 1263 विक्रम में दमेक नामक स्थान पर मारा गया था और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1249 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार रासो एक अनैतिहासिक और कपोल कल्पित घटनाओं वाला ग्रंथ ठहरता है। इसी प्रकार तिथियों संबंधी भी त्रुटियां भी है। जो रासो में तिथियां दी गई है वे भ्रामक है और इतिहास ग्रंथों और शिलालेखों से नहीं मिलती। जैसे रासो में पृथ्वीराज का जन्म 1155 विक्रम संवत दिया है, जबकि ऐतिहासिक दृष्टि से पृथ्वीराज का जन्म संवत 1220 में सिद्ध होता है। इन तिथियों में काफी अंतर आता है। विक्रम संवत 1248 में साबुद्दीन गौरी गजनी से लाहौर आया था और 1249 विक्रम संवत में पृथ्वीराज की मृत्यु हुई थी, इसलिए ये संवत रासो ग्रंथ से मेल नहीं खाते। तीसरा आधार है भाषा की अस्थिरता। तिथियों के आगे रासो की भाषा को देखकर भी विद्वान ये मानते हैं कि रासो पृथ्वीराज चौहान के समय की रचना नहीं है, क्योंकि प्रथम तो रासो में 10% अरबी फारसी शब्द मिलते हैं जो किसी भी प्रकार चंद के समय में प्रयुक्त नहीं होते थे। दूसरे, रासो की भाषा में स्थिरता नहीं है क्योंकि वे अनुस्वारांत है, कहीं संस्कृतमयी है
और कहीं उसमें प्राकृतमयता है, कहीं इस भाषा का झुकाव अपभ्रंश की ओर भी है और कहीं वह ब्रज भाषा प्रधान भी है। कुछ शब्दों को नए रूप मिलते हैं और कुछ पुरानी विभक्तियां लगाई हुई है। इसलिए ओझा जी ने लिखा है कि इसकी डिंगल भाषा में जो कहीं कहीं प्राचीनता का आभास होता है वह तो डिंगल की विशेषता ही है, जिसका 20वीं सदी के सूर्यमल मिश्रकार वंश भास्कर प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसलिए भाषा के आधार पर रासों को प्राचीन और प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। यह भाषा लगभग 1517-1732 के बीच की भाषा है। चौथा आधार है कवि की अनैतिहासिकता। चंद कवि जो है चंद वरदाई, वो पृथ्वीराज का सखा और राजकवि यदि होता तो इसका उल्लेख जयानक कृत पृथ्वीराज विजय में मिलना चाहिए था, परंतु वहाँ चंद का उल्लेख नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि चंद नाम का कोई कवि पृथ्वीराज के बाद में ही हुआ है, जिसने स्वयं को पृथ्वीराज का समकालीन बनाने के लिए, अपने ग्रंथ को प्राचीन सिद्ध करने के लिए अपने को पृथ्वीराज का सखा और राजकवि बताया। पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज के मुख्य भाट और बंदीजन का नाम पृथ्वी भट्ट दिया हुआ है, चंद नहीं। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में एक श्लोक के अंतर्गत चंद्रराज शब्द आया है। इस प्रकार यह ग्रंथ कवि की दृष्टि से भी अनैतिहासिक ठहरता है। लेकिन विद्वानों का एक दूसरा वर्ग है जो इसको सर्वथा प्रामाणिक और ऐतिहासिक मानता है। इस वर्ग में सर्वश्री मिश्र बंधु, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, रमाकांत त्रिपाठी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, अगरचंद नाहटा, कविराज मोहन सिंह ये मुख्य है। इन विद्वानों ने ऐतिहासिक तथ्य संबंधी अनुसंधान किया और बताया कि रासो एक प्रामाणिक रचना है। सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने बताया कि रासों में जो ऐतिहासिक तथ्य संबंधी अशुद्धियां हैं वे वास्तविक नहीं है, क्योंकि नागरी प्रचारिणी सभा काशी की ओर से प्रकाशित तत्कालीन पट्टे परवानों से उन तथ्यों की पुष्टि हो जाती है जिन्हें हम अशुद्ध बता रहे हैं। दूसरे, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र से कुछ अंश उद्धृत किए और कहा कि पृथ्वीराज रासों की अधिकांश घटनाएं उक्त ग्रंथों में भी मिल जाती है, जैसे सुरजन चरित्र में आई हुई कांतिमती के स्वयंवर की कथा संयोगिता स्वयंवर के समान है। तीसरे, दशरथ शर्मा ने जैन ग्रंथ पुरातन प्रबंध संग्रह से भी एक प्रबंध का सार उद्धृत किया और सिद्ध किया कि पृथ्वीराज सोमेश्वर का पुत्र था। वह दिल्ली का शासक था और जयचंद का शत्रु था। उसने गजनी के शासक को 7 बार पराजित किया, पकड़ा और छोड़ दिया। अंतिम युद्ध में पृथ्वीराज पकड़ा गया और चंद उस समय एक गुफा में बंद था। तीसरे, अगरचंद नाहटा ने पृथ्वीराज प्रबंध और वस्तुपाल प्रबंध के आधार पर सिद्ध किया कि पृथ्वीराज और गौरी में युद्ध हुआ था और गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया था। चौथे, प्रोफेसर रमाकांत त्रिपाठी ने चंद के वंशधर श्री नानूराम भट्ट से रासों की एक प्राचीन प्रति प्राप्त की जो संवत 1455 की है। उससे सिद्ध है कि रासो 15वीं शताब्दी से पहले भी विद्यमान था। इसी प्रकार कविराज मोहन सिंह ने भी रासों की प्रामाणिकता सिद्ध की। दूसरा जो आधार इन विद्वानों ने लिया वो तिथि संबंधी। तिथियों से संगति बैठाने के लिए पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने रासों में आई हुई एक पंक्ति, वो पंक्ति क्या है? एकादश से पंचदह विक्रम साक अनंत, इस पंक्ति के आधार पर एक आनंद संवत की कल्पना की। आनंद में ए वर्ण अर्थात शून्य और नंद अर्थात 9
9 जो नंद राजा हुए हैं, अर्थात 90 वर्ष रहित विक्रम संवत अर्थ लगाने पर पृथ्वीराज रासो में वर्णित संवतों की गणना ठीक हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक संवत में 90 से 91 वर्ष जोड़ देने पर उस समय का ठीक ठीक पता चल जाता है। तो यह जो अनंत संवत की कल्पना है, यह भी बड़ी आकर्षक है और काफ़ी प्रामाणिक है। तीसरा मत है भाषा संबंधी। भाषा के बारे में मिश्र बंधुओं ने श्याम सुंदर दास से सहमत होकर लिखा कि साबुद्दीन गौरी से लगभग 250 वर्ष पूर्व महमूद गजनवी भारत में लूटमाट करने आ चुका था, और गजनवी से भी 300 वर्ष पहले सिंध और मुल्तान में मुसलमानों का अधिकार हो चुका था और भारत में व्यापार करने लगे थे। पंजाब भी मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित हो चुका था। उधर चंदवरदाई लाहौर के रहने वाले थे, इसलिए बचपन में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग उनकी बोलचाल में होने लगा होगा। दूसरे, रासों का अधिकांश भाग प्रक्षिप्त भी है और प्रक्षिप्त अंशों में अरबी फारसी के शब्दों की बहुलता का होना स्वाभाविक है, इसलिए रासों के शब्दों की नवीनता जहाँ उसकी अर्वाचीनता की ओर संकेत करती है, वहाँ उसके प्राचीन शब्द रूप उसकी प्राचीनता के द्योतक है। इस प्रकार भाषा संबंधी गुत्थी भी सुलझ जाती है। चौथा है कवि संबंधी मत। रासों की प्रामाणिकता सिद्ध करने वाले विद्वानों की राय है कि जिस ग्रंथ के आधार पर चंद को पृथ्वीराज का समकालीन नहीं माना जा रहा है, वह जयानक कृत पृथ्वीराज विजय ग्रंथ ही अभी खंडित रूप में उपलब्ध है। यदि वह पूर्ण रूप से मिल जाता तभी कुछ बात कह सकते थे। हो सकता है शेष ग्रंथ में कवि चंद का नाम आया हो। दूसरे, भावात्मक साक्षी कोई विशेष महत्व नहीं रखती। हो सकता है कवि चंद की जयानक से प्रतिद्वंदिता रही हो, इसी से उसने चंद का नाम अपने ग्रंथ में न दिया हो। तो यह आधार भी कोई महत्वपूर्ण आधार नहीं है। इस प्रकार रासों को प्रामाणिक और अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के मतों का अनुशीलन जब हम कर लेते हैं, तो उसके पश्चात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत भी महत्वपूर्ण ठहरता है। द्विवेदी जी ने लिखा है कि इस काल की कुछ रचनाएं ऐसी है जिन्हें हम अर्ध प्रामाणिक कह सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। रासो की घटनाओं को ऐतिहासिक सिद्ध करना व्यर्थ है, इसका अपना महत्व है। मुन्नी जिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह में चंद के नाम से जो 4 छपे प्रकाशित किए, वे वर्तमान रासों में विकृत रूप में मिलते हैं। इससे अनुमान किया जा सकता है कि रासो अत्यंत प्राचीन है, और इसमें के साथ ही रासों का अध्ययन करने के बाद और काव्य रूपों को ध्यान में रखकर देखने से ऐसा लगता है कि चंद के मूल वचनों को खोज लेना अब भी कठिन है। तथापि उसमें क्या क्या वस्तुएं थी, कौन कौन सी कथाएं थी, इस बात का पता लगाना उतना कठिन नहीं है। माता प्रसाद गुप्त ने भी लिखा है कि रासो संपूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है, उसमें अनेक उल्लेख या विस्तार अवश्य कल्पना प्रसूत है और इतिहास से समर्थित नहीं है। इसलिए रासो की प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता और ऐतिहासिकता के विवाद को त्याग कर हमें इसे एक साहित्यिक रचना के रूप में ग्रहण करना चाहिए कि यह रचना एक कवि की रचना है, किसी इतिहासकार की रचना नहीं है। इसी से चंदवरदाई का नाम और पृथ्वीराज रासो का नाम साहित्य के क्षेत्र में अजर अमर बना रहेगा।